सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का 11th चैप्टर जिसका टाइटल है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, आई डिफेक्ट्स एंड स्क्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अकोमोडेशन? समंजन क्षमता है क्या चीज? The ability of the islands to change its focal length according to the distance of the object to see the object clearly is known as accommodation. नेत्र के अभिनेत्र लेंस की वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ चेंज क्यों करनी है? हमने पिछले चैप्टर में किया था कि अगर हम किसी भी कन्वेक्स लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को डिस्टेंट प्लेस पे रखें, अलग अलग दूरियों पर रखें, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग स्थान पर बनता है। कभी F1 और F2 के बीच में बनेगा, F2 और कभी से पीछे बनेगा। लेकिन हमारे रेटिना और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है कि अगर आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करे, और चेंज भी कैसे करना है, सो दैट इट्स इमेज शुड फॉर्म ओनली एट द रेटिना, ताकि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन सके। क्योंकि बीच की दूरी फिक्स है, इसलिए इसको अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है। अब ये जो फोकल लेंथ आई की चेंज होगी, इसको कौन कौन करेगा? इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक तो सिलेरी मसल्स होंगी, ये है, और इसके साथ साथ सिलेरी मसल्स के साथ हमारे पास यहाँ कुछ फाइबर्स हैं जो कि इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बदल जाएगा। जब कर्वेचर बदलेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अब ऐसे में जो सिलेरी मसल्स हैं वो कैसे हेल्पफुल होती हैं आई लेंस की शेप को चेंज करने के लिए? सबसे पहले इसमें दिया है कि जो हमारी मसल्स रिलैक्स, यहां पर जब मसल्स की बात करते हैं, ये मसल्स है हमारी सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल जब रिलैक्स होंगी, द लेंस बिकम थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस and this enable to see the distant object clearly. जब पक्षमाभी मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं, मतलब विश्राम करती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिस कारण दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। और इससे विपरीत जब हमारी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं, तो ये आई लेंस के जो कर्वेचर है उसको बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा और इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अब ये किस तरह से फोकल लेंथ चेंज होगी, इसके लिए हमारे पास जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, अब बेशक आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ यही दिया है कि सिलेरी मसल्स रिलैक्स और सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सिलेरी मसल्स के साथ साथ हमारे पास कॉर्वाइड भी है जो कि स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा। हमारे पास फाइबर्स भी हैं जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। ये सिलेरी मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो कॉर्वाइड है, इस कॉर्वाइड के साथ हमारे ये फाइबर्स हैं, ये अटैच्ड है। जब ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन पे होंगी, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कॉर्वाइड है ये पीछे को स्प्रिंग की तरह पीछे को चला जाएगा, और ये जो हमारे फाइबर्स हैं इसको अपनी ओर पुल करेगा इसको। जब ये फाइबर्स अपनी तरफ को आएगा तो होगा क्या कि हमारे लेंस का जो कर्वेचर है वो हमारा कम हो जाएगा, लेंस हमारा फ्लैट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और इससे उल्टा जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब पीछे को जाएगा, इट मीन्स इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन,
तो यहाँ पर जो पहले टेंशन थी वो कम होगी। अब टेंशन कम होगी, जिसने पहले पुल किया था नाउ ये वापस आएगी, जिसकी वजह से ये लेंस हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अभी इसको एरो केस पे दिया हुआ है। इट मीन्स दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, बाहर की तरफ चला गया, इसका मतलब हमारा कर्वेचर पतला हो गया। अंदर की तरफ को आ गया, इसका मतलब हमारा कर्वेचर मोटा हो गया और हम पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस, कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। और एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होगी। अगर इसको हम पावर में कन्वर्ट कर दें, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? तो इसकी पावर हो जाएगी 4 डायोप्टर। इस लेंस की जब लीस्ट डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर पावर 4 डायोप्टर की हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास फार पॉइंट है, मतलब नेत्र का दूर बिंदु। तो लीस्ट बिंदु था कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, फार पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है जहां तक हमारी आई देख सकती है। तो हमें पता है इट इज इन्फिनिटी, हम अनंत तक देख सकते हैं। यही कारण है हम रात को स्टार्स भी देख सकते हैं, रात को पहाड़ों पर कोई लाइट जली है तो उसको भी देख सकते हैं, दूर दूर बड़े पहाड़ भी देख सकते हैं, दिन के समय पहाड़ भी देख सकते हैं। तो हमारी इन्फिनिटी है, प्रोवाइडेड कि हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर हो तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी ना कभी डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि का स्थायित्व। जब हमारी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तो ये रेटिना के ऊपर परमानेंट नहीं रहती, इट विल रिमेन ओनली फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। और ये बहुत छोटा समय है। अब इतने समय के अंदर मान लो 1/16 सेकेंड से पहले कोई और इमेज आ जाए तो दोनों इमेजेस हमारी ओवरलैप हो जाएंगी। अब इसी के ऊपर अगर आपको याद हो, आपकी प्रीवियस क्लासेस में एक हमारे पास पैरट और केज का एग्जाम्पल था, या पिजन और केज का एग्जाम्पल था कि एक तरफ हमारा केज बना है, एक तरफ हमारा पैरेट बना है। जब उस कार्डबोर्ड के दोनों तरफ बने, जब उसको रोटेट किया जाता है तो ऐसे लगता है कि जो हमारा पिजन है या पैरेट जो हमने लिया है वो केज के अंदर है। उसका रीजन क्या है कि हमारी आई के अंदर जो इमेज है दोनों की 1/16 सेकेंड से वो पहले एंटर कर रही है, तो इसलिए में वो मूविंग ऑब्जेक्ट हमें मूविंग लगता है। देन अब यहां पर ही अगला है कि हमारे पास 2 आंखें क्यों हैं? वाई वी हैव द 2 आईज नॉट द 1? पहला रीजन है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। अगर एक आई होती तो हम इसको हॉरिजॉन्टल जो मतलब सामने वाला जो था क्षैतिज दृष्टि पे 150 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन जो 2 आईज हैं वो हमारे पास 180 डिग्री तक देख सकती है। ठीक है। देन अब जो हम दूसरा फायदा क्या है कि अगर एक आंख से कोई ऑब्जेक्ट हमें धुंधला नजर आता है तो 2 आई से, दोनों आंखों से उसकी जो इमेज है वो हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब आपने इस केस में देखा होगा कि हमारे पास दोनों आईज फ्रंट पे है, इसलिए 180 डिग्री का व्यू है। लेकिन कई आपने बर्ड्स या एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जिनकी जो आईज हैं वो उनके स्कल के लेटरल साइड पे होती हैं, और उन्हें देखने के लिए अपने स्कल को पूरा घुमाना पड़ता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ताकि वो दोनों तरफ देख सके। देन अगला हमारे पास आ गया कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है और इसके हमारी करेक्शंस कैसे होंगी। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? अब यहां पर दिया हुआ है कि समटाइम ड्यू टू सम डिजीजेस और एज एब्नॉर्मलिटीज अकर्स इन द आई। किसी बीमारी के कारण या बढ़ती आयु के कारण कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं और जिसके कारण हम क्लियर नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते। अब दोषित जो हमारे पास है वो शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम दीर्घ दृष्टि बोलते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष है, प्रेसबायोपिया जरा दूरदृष्टिता है, एस्टिग्मेटिज्म है। इसके अलावा हमारे पास कैटरैक्ट होगा, ग्लूकोमा होगा। तो ये अलग अलग हमारे डिजीजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ इनकी 3 या 4 के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास आ गया मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अब नियर साइटेडनेस मतलब ऐसे में पेशेंट को नियर की चीजें दिखती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखती। अगर नियर की दिखती हैं तो नियर साइटेडनेस क्यों नाम दिया? उसका रीजन ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा दूर है उसका जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना से आगे बनती है, रेटिना के नियर बनती है, इसलिए इसका नाम दिया नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बहुत दूर वाली ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दें तो हो सकता है इमेज हमारे पास क्लियर बन जाए। तो इसका मतलब जो मायोपिया से सफर कर रहे हैं उनका जो डिस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता, उसको इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट वो नहीं देख सकते, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा वो उससे थोड़ी सी पास रखे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे इसने दिया है कि द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बनती, इसलिए इसका नाम रखा है निकट दृष्टि दोष। अब ये देखिए, ये अब दूर के ऑब्जेक्ट तो रेटिना से आगे बन रही है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आए तो इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी। ये आइज के बारे में, अब ये देखो रेज यहाँ आ रही है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल विजन के लिए यहाँ बननी चाहिए, लेकिन अब ये इस आई में क्या बन रही है मायोपिया में, रेटिना से आगे। जब रेटिना से आगे बन रही है इसलिए इसका नाम दिया है निकट दृष्टि दोष। ये ख्याल रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं, तो नाम क्यों रखा है निकट दृष्टि दोष? बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब होता क्यों है? अब हमें पता है कि मसल्स क्या होती हैं, वही इसकी इलास्टिसिटी को, वही इसकी फोकल लेंथ को, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। हो सकता है सिलेरी मसल्स वीक हो रही हो, देन ये भी हो सकता है कि आई बॉल हमारा इलांगेट हो गया, बड़ा हो गया। तो हमें कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है? तो हमने क्या करना है, इस आईज ये जो यहाँ बनती है इसको पीछे लेके जाना है। तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? वी यूज अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, ये स्कैटर कर देगा, तो थोड़ी रेज पहले ही अगर स्कैटर होगी तो लेंस से चेंज होके रेटिना पे फॉल कर सकती है। देन अगला हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ये इससे पिछले से उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। इसमें पर्सन को जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो दिख सकता है, वो देख सकता है क्लियरली, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देता, क्लियरली नहीं देख सकता। तो अगर हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है जहां विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं, बिना किसी तनाव के देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो नियर पॉइंट होगा वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये है, तो नियर पॉइंट अगर ये है तो इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना से पीछे। अब रेटिना से दूर बन रही है इसलिए इसका नाम रख दिया दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं और प्रतिबिंब निकट बनता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं और प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपके पास है, हमने क्या किया, ऐसे में थोड़ा डिस्टेंस ऊपर आगे रख दिया। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, उनको पास से नहीं दिखता, वो पेज को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं देखने के लिए, आंखों से थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो कौन सी डिजीजन को, दैट इज अ दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया की दूर की दिख रही लेकिन उनको पास की नहीं दिख रही। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? अगेन इसका रीजन करने क्या हो सकता है, या तो हमारे पास आई लेंस हमारा जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही? हो सकता है सिलेरी मसल्स ही हमारी स्टिफ हो गई, या जो आई बॉल है वो क्या हो गया, छोटा हो गया हो। तो अगर आई बॉल छोटा हो गया है तो इमेज पीछे बनेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन रेज को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, इकट्ठा करना है। तो हमें पता है कन्वर्ज करने के लिए, इकट्ठी करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? वे यूज अ कन्वेक्स लेंस। हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। अब अगला हमारे पास आ गया प्रेस बायोपिया, जरा दूरदृष्टिता। अब उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते तो कई बार हमारे आई लेंस की फोकस जो है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में जो पर्सन की जो आई लेंस है, ना तो पास को क्लियरली देख पाता है, ना वो दूर को देख पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए
जो लेंसेज लगते हैं वो डबल लेंसेज लगते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो अपर पार्ट जो होगा वो कनकेव होगा, ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होगा, और लोअर पार्ट का किसके लिए होगा, वो पास की चीजों के लिए। ये आप लोगों ने कहीं को देखा होगा कि एक ही स्पैक्स में दो तरह के लेंसेज हैं, अपर लेंस कनकेव दूर की वस्तुओं के लिए, और निचले वाला कन्वेक्स पास के लिए, मतलब हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक है जी। देन इसके अलावा हमारे पास एक और आ गया एस्टिग्मेटिज्म। अब ये कौन सा डिजीज है, पास का भी हो गया, दूर का भी हो गया, दोनों भी हो गए। तो ये है हमारे पास कि अगर कोई पर्सन किसी नेट को देख रहा है, किसी जाली को देख रहा है, तो जाली इसको स्ट्रेट नहीं लग रही, जाली इसको लग रही है कि जैसे कर्व्ड है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल लेंस। अब जितने भी हमने लेंस यूज करने हैं, चाहे कनकेव यूज करना है, कन्वेक्स यूज करना है, या दोनों यूज करना है, या सिलेंड्रिकल यूज करना है, वो आई टेस्टिंग के बाद आई टेस्ट होती हैं, कितनी पावर का उसको लेंस लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्टिशियन है, जो आपकी लेंस आइज चेक करता है, वो आपको बताएगा कि आपको कितने पावर का लेंस लगाना है। इसके अलावा हमारे पास कैटरैक्ट भी है, ग्लूकोमा भी है, और डिजीजेस भी हैं। ठीक है जी। अब जितनी बीमारियां हैं, पहले तो था कि हमारे पास बाहर स्पेक्स लगा लिया, लेकिन अब कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है। ठीक है जी। अब अगला हमारे पास है आई डोनेशन। अब आई एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, और आई को डोनेशन कोई भी पर्सन किसी भी एज का इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है जी। और इवन यहाँ पर इस आईज को जब डोनेट किया जा सकता है, आफ्टर डेथ 4 to 6 आवर्स के बीच में उसको डोनेट किया जा सकता है। और आई बैंक वाले क्या करते हैं कि आईज को निकालते हैं, इसको संभालते हैं, मतलब, और जिस पर्सन को चाहिए होता है उसको ये इम्प्लांट करते हैं, उसमें स्थानांतरित कर लेते हैं। और आई रिमूवल के लिए आफ्टर डेथ इट टेक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स। तो क्या सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं? नहीं। कौन कौन नहीं कर सकता? ऐसे लोग जिनको एड्स है, या जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, जिनको रेबीज हो चुका है, या जिनको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है, टेटनस हो गया है, हेजा हो चुका है, मेनिंजाइटिस हो गया है। तो ऐसे लोग आई को डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जिसको आई को डोनेट किया जाएगा तो हो सकता है उसको भी ये डिजीजेस हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई लेंस में भी हो। ठीक है जी। तो इसका ऐसे लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने क्या किया कि अकोमोडेशन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, आइज के डिफेक्ट कैसे हैं, इसको हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और आई डोनेट कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।